हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बुकिश पर। पिछले चैप्टर पिछले क्लास में कहाँ तक पढ़े थे? यूनानी चिकित्सा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, यहाँ पे शायद पढ़ लिए थे। दोबारा से एक बार दोहरा लेते हैं। राष्ट्रपति ने यूनानी दिवस 11 फरवरी के अवसर पर केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा आयोजित यूनानी चिकित्सा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आधिकारिक रूप से उद्घाटन किया। और ये अगला है, यूनानी चिकित्सा हाल ही में आयोजित सम्मेलन का विषय एकीकृत स्वास्थ्य समाधान के लिए यूनानी चिकित्सा में नवाचार, आगे की राह। इसमें समग्र स्वास्थ्य सेवा को बढ़ाने के लिए यूनानी पद्धतियों में प्रगति पर जोर दिया गया है। केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद 1978 में स्थापित CCRUS मतलब आयुष मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन के रूप में कार्य करता है। और यह जो है, ये यूनानी चिकित्सा में वैज्ञानिक अनुसंधान विकास के लिए अग्रणी संस्थान के रूप में कार्य करता है। और फिर है, अगला है, यूनानी चिकित्सा की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे। यूनानी चिकित्सा की जड़ें प्राचीन ग्रीस में है और इसे अरब और फारसी विद्वानों द्वारा आगे विकसित किया गया है। ह्यूमरल सिद्धांत का अनुसरण करता है, जो बताता है कि शरीर का स्वास्थ्य चार ह्यूमरल के संतुलन पर निर्भर करता है: खून, कफ, पीला पित्त, काला पित्त। कहीं लाल पित्त ना आ जाए, पीला पित्त और काला पित्त याद रखिएगा। उपचार की अवधारणा, ये द्रव्य संतुलित हो जाते हैं तो बीमारी उत्पन्न होती है। द्रव्य संतुलित हो जाता है तो क्या बीमारी उत्पन्न होता है। और ये यूनानी चिकित्सा में उपचार इस संतुलन को बहाल करने पर केंद्रित है। तो क्या क्या ध्यान रखना चाहिए ये भी दिया हुआ है। ये है आहार समायोजन, मतलब संतुलित आहार लेना है। और हर्बल उपचार है, नियमित चिकित्सा यानी शारीरिक और जीवन शैली में हस्तक्षेप। आधुनिक स्वास्थ्य सेवा में यूनानी चिकित्सा का महत्व। आधुनिक स्वास्थ्य देखभाल के साथ यूनानी सिद्धांतों का एकीकरण निवारण चिकित्सीय समाधानों को बढ़ाता है। अनुसंधान और नवाचार समग्र कल्याण में इसकी प्रासंगिकता का विस्तार रखते हैं। भारत ऊर्जा सप्ताह क्या है? भारत ऊर्जा सप्ताह पढ़ते हैं। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 के दौरान भारत ने ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और आपूर्ति विविधीकरण का विस्तार करने के लिए कई रणनीतिक समझौतों पर ज्ञापन पर अंतिम रूप दिया है। ठीक है, ये मतलब भारत ऊर्जा सप्ताह मनाया जा रहा है कि भारत ने ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना है। ठीक है, ऊर्जा सुरक्षा क्या करना है? मजबूत करना है। आपूर्ति विविधीकरण का विस्तार करने के लिए कई रणनीतिक समझौतों और समझौतों ज्ञापनों को अंतिम रूप दिया गया है। इसके तहत कई समझौते किए गए हैं। अगला देखते हैं, इसका अगला चरण है नई दिल्ली में आयोजित ऊर्जा सप्ताह 2025 का आयोजन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तत्वाधान में, मतलब पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तत्वाधान में भारतीय पेट्रोलियम उद्योग महासंघ के सहयोग से किया गया है। इस कार्यक्रम में वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र में 700 से अधिक प्रदर्शकों ने भाग लिया है। ठीक है, इसमें कितने वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र में 700 से अधिक प्रदर्शकों ने भाग लिया है। फोकस क्षेत्र क्या है? ऊर्जा तक पहुंच और सुरक्षा सुनिश्चित करना, स्थिरता और डिकार्बोनाइजेशन, स्थिरता को बनाना और डिकार्बोनाइजेशन, ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना, अब सुरक्षा का मतलब ऊर्जा सुरक्षा को वो करना, और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की ओर संक्रमण, मतलब जो हमारा जो जीवनचर्या हर चीज होगा ना, स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की तरफ होगा। हमें जो भी यूज करना हो स्वच्छ ऊर्जा चीजें यूज करेंगे, तो ये है उसके तरफ में हमारा रुख होना चाहिए। FIPI भारतीय पेट्रोलियम उद्योग महासंघ हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र की संस्थाओं के लिए शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करता है। हाइड्रोकार्बन के लिए
यह उद्योग और सरकार के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करता है और ऊर्जा क्षेत्र में नीतिगत चर्चाओं और प्रगति को सुविधाजनक बनाता है। नीतिगत चर्चाओं और सुविधाओं को क्या मतलब, नीतिगत चर्चाओं और सुविधाओं को प्रगति को सुविधाजनक बनाता है। प्रमुख समझौता पर हस्ताक्षर, कच्चे तेल आयात और साझेदारी। कच्चे तेल आयात साझेदारी। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने भारत के ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने के लिए 6 मिलियन बैरल कच्चे तेल के आयात हेतु पेट्राब्रास ब्राजील के साथ साझेदारी की है। पेट्राब्रास ब्राजील के साथ साझेदारी की है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने भारत के ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने के लिए, ऊर्जा स्रोतों में क्या विविधता लाने के लिए 6 मिलियन बैरल कच्चे तेल के आयात हेतु पेट्राब्रास ब्राजील के साथ साझेदारी की है। नवीकरणीय ऊर्जा के देखते हैं क्या है नवीकरणीय ऊर्जा पहल। नवीकरणीय ऊर्जा पहल में है कि ये बीपीसीएल और इकोवेव पावर ने मुंबई में भारत की पहली तरंग ऊर्जा पायलट परियोजना स्थापित की है। भारत की पहली तरंग ऊर्जा पायलट परियोजना स्थापित की है और इसके लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, इसके लिए क्या एक समझौता पर हस्ताक्षर किया। प्राकृतिक गैस विस्तार। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और यूएई ने भारत को गैस आधारित अर्थव्यवस्था बदलने में सहायता देने के लिए 2026 से शुरू होकर 14 वर्षों के लिए 1.2 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष एलएनजी के लिए $7 बिलियन के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और एडीएनओसी जो यूएई की है, ठीक है, और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है भारत को गैस आधारित अर्थव्यवस्था पर बदलने के लिए 2026 से शुरू होकर 14 वर्षों के लिए 1.2 मिलियन मीट्रिक टन वर्ष प्रति एलएनजी के लिए $7 बिलियन के अनुबंध को हस्ताक्षर किया है। अगला देखते हैं। अगला टॉपिक है फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग रखा गया। फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या विजय दुर्ग रखा गया। कोलकाता में भारतीय सेना के पूर्वी कमान मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या कर दिया विजय दुर्ग, ताकि औपनिवेशिक विरासत को क्या किया जा सके, खत्म किया जा सके औपनिवेशिक विरासत को। अगला है औपनिवेशिक विरासत को खत्म किया जा सकते। नया नाम महाराष्ट्र के ऐतिहासिक सिंधु दुर्ग किले से प्रेरित है। सिंधुदुर्ग किले से प्रेरित है जो छत्रपति शिवाजी महाराज के अधीन मराठा नौसैनिक गढ़ था। ठीक है, जो ये विजय दुर्ग रखा गया वो सिंधु दुर्ग से प्रेरित है और ये शिवाजी महाराज के अधीन मराठा नौसैनिक गढ़ से था। हाल में परिवर्तन। अब फोर्ट विलियम के अंदर किचनर हाउस का नाम बदलकर फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ सम्मान में मानेकशॉ हाउस कर दिया गया है। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के सम्मान में, फील्ड मार्शल थे जो कौन थे, सैम मानेकशॉ, इनके सम्मान में क्या कर दिया गया है, किचनर हाउस का नाम बदलकर मानेकशॉ हाउस कर दिया गया है। भारत की ऐतिहासिक विरासत को प्रतिबंधित करने के लिए सेंट जॉर्ज गेट का नाम बदलकर शिवाजी गेट कर दिया गया है। सेंट जॉर्ज का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, शिवाजी गेट। सेंट जॉर्ज नाम बदलकर शिवाजी गेट। फोर्ट विलियम के बारे में, कोलकाता में हुगली नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है, कोलकाता में हुगली नदी के पूर्वी तट पर स्थित है फोर्ट विलियम। और ये है अगला है, क्या है, फोर्ट विलियम हुगली नदी के तट पर स्थित है। इसका नाम मूलतः इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय के नाम पर
रखा गया था। और इसका जो निर्माण है 1696 में सर जॉन गोल्ड्सबोरो बोरो गोल्ड गोल्ड्सबोरो के नेतृत्व में अंग्रेजों द्वारा किया गया था 1696 में। किसके द्वारा? गोल्ड्सबोरो के नेतृत्व में अंग्रेजों द्वारा किया गया था। 1707 ईस्वी में इसका निर्माण पूरा हुआ। और किलाबंद की घेराबंदी, जो कलकत्ता की घेराबंदी 1756 के क्षतिग्रस्त हो गया। सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को हराया था। ठीक है। प्लासी का युद्ध हुआ रॉबर्ट क्लाइव और 1858 और 1781 के बीच अपने वर्तमान स्थान इसका पुनर्निर्माण किया गया। और उसके बाद अगला पॉइंट क्या है? अब यहाँ प्लासी का युद्ध कितने तारीख को हुआ था? 23 जून को हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है। फोर्ट विलियम का महत्व, कलकत्ता जो है, कलकत्ता में ब्लैक होल घटना हुई थी। इसको 22 जून बोला जाता है, कहीं 23 जून लिखा हो रहता है। ठीक है। ब्लैक होल की घटना हुई थी और इसमें 1771 में भारत पाक युद्ध, बांग्लादेश मुक्त युद्ध की कलाकृतियों का वाला एक युद्ध स्मारक है। नाम बदलने की अन्य पहल है कर्तव्य और जिम्मेदार के प्रतीक के रूप में राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य कर दिया गया। नाम बदलने का अन्य पहल में देखा जाए तो कर्तव्य, जो राजपथ नाम था दिल्ली में, तो उसको क्या नाम कर दिया? कर्तव्य पथ। और भारत की सांस्कृतिक विरासत के सम्मान में पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम नाम रख दिया गया। भारतीय नौसेना में 2022 में औपनिवेशिक प्रतीकों को हटाकर एक नया ध्वज अपनाया गया। ठीक है। क्या क्या? राजपथ का नाम बदल के कर्तव्य पथ, पोर्ट ब्लेयर का श्री विजयपुरम, और फोर्ट विलियम का विजयदुर्ग, और किचनर हाउस को करके मानेक सा हाउस कर दिया गया। और विश्वामित्र नदी और मगरमच्छ, ये विश्वामित्र नदी। अब देखते हैं विश्वामित्र नदी है क्या, तो देखते हैं ये है विश्वामित्र नदी जो है, ये गुजरात, हाल में गुजरात सरकार ने वडोदरा में विश्वामित्र नदी में मगरमच्छों की जनगणना की है। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य जो है मगर या मगरमच्छ की आबादी का आकार निर्धारित करना, जिसे दलदली और मगरमच्छ क्रोकोडाइल्स पैल्ट्रिक्स के रूप में जाना जाता है। मतलब जो क्या कहते हैं, मगरमच्छ जो है गुजरात में, जो किसके, वडोदरा में विश्वामित्र नदी के मगरमच्छों की जनगणना की गई है। करना है, इसका उद्देश्य है कि इसकी आबादी और आकार निर्धारित करना था। जिसे दलदली मगरमच्छ, यानी इसको क्या, क्रोकोडाइल पैल्ट्रिक्स के रूप में जाना जाता है। क्रोकोडाइल तो इसका होगा, इसको नाम, इसका प्रजाति है। ठीक है। तो दलदली मगरमच्छ के रूप में भी जाना जाता है। विश्वामित्र नदी, इसका उद्गम गुजरात के पावागढ़ पहाड़ी से होता है और जो पश्चिम घाट का हिस्सा है। ठीक है। गुजरात का जो है ये वाला, ठीक है, ये गुजरात का हिस्सा है। तो इसमें है कि एक पावागढ़ पहाड़ी से निकलता है ये जो है, अब पश्चिम घाट है जो कि, ठीक है, पश्चिम घाट से निकलता होगा पावागढ़, ये पश्चिमी घाट है ना ये, तो यहीं से निकलता होगा। तो यह है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, यह नदी वडोदरा से होकर बहती और खंबात की खाड़ी में, जैसे मैंने बताया था, सॉरी, ये जो है खंबात की खाड़ी में गिर जाता है। ठीक है। ये फिर है, और इसकी प्रमुख सहायक नदी जो है धादर खानपुर है, याद रखिएगा। खंबात की खाड़ी में गिरता है, पश्चिमी घाट से निकलता है, पावा पहाड़ी से। ठीक है। और धादर और खानपुर इसकी सहायक नदी। ऐतिहासिक महत्व क्या है इसका? इसके तटों पर प्राचीन बस्तियां 1000 ईसा पूर्व की है, और ये अंकोत्का अब अकोटा, गुप्त और वल्लभी काल के दौरान फूला। वल्लभी, गुजरात में वल्लभी में जैन सम्मेलन हुआ था, सेकंड जैन सम्मेलन। अगला है
पारिस्थितिकी महत्व क्या है? मगरमच्छ मीठे पानी के कछुओं और मॉनिटर छिपकलियों का घर है। इसे एक दुर्लभ शहरी नदी पारिस्थितिकी तंत्र बनाता है। ठीक है, मगरमच्छ जो है मीठे पानी के कछुआ और मॉनिटर जो छिपकलियों का घर है, इसे एक दुर्लभ शहरी नदी पारिस्थितिकी तंत्र बनाता है। मगरमच्छ जो है मगरमच्छ इसका मूल स्थान भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, पश्चिम की ओर पूर्वी ईरान तक फैला हुआ है। ये नदियों जो है झीलों, दलदलों जैसे मीठे पानी आवासों में पाया जाता है। भारत में विवरण जो है 15 राज्यों में निवास करता है मुख्यतः गंगा नदी बेसिन, बिहार झारखंड, चंबल नदी झारखंड और मध्य प्रदेश, और गुजरात विश्वामित्र नदी सहित। गुजरात में विश्वामित्र नदी, चंबल नदी जो है कि राजस्थान में है, गंगा नदी बेसिन बिहार झारखंड, मतलब 15 राज्यों में निवास करता है मुख्यतः मगरमच्छ। आगे बढ़ते हैं। जैविक विशेषता क्या है इसकी? जैविक विशेषता, यह मछली, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी खाते हैं और ये छेद में घोंसला बनाते हैं वाली प्रजाति है जो शुष्क मौसम में 25 से 30 अंडे देती है, और जो उष्मायन अवधि जो होता है 55 से 75 दिन होता है। ठीक है, ये मतलब इतनी अवधि में ये मतलब वो देता है, अंडा देता है, और शुष्क मौसम में कितना 25 से 30 अंडे देता है। जो ये मछली, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी खाते हैं ये जो मगरमच्छ है। खतरे और संरक्षण, आवास विनाश, अवैध शिकार और मानव वन्य जीव संघर्ष से खतरों का सामना करना पड़ता है। संरक्षण की स्थिति, आईयूसीएन के संवेदनशील सूची में है, प्रविष्ट वन में शामिल है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट में आ जाता है, संवेदनशील है और प्रविष्ट वन में शामिल है। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में है। अनुसूची क्या है? 1 में है। अगला है इंडिया EFTA डेस्क। ये क्या है? EFTA डेस्क जो है इसको कहते हैं भारत यूरोपियन मुक्त व्यापार संघ, मतलब यूरोपियन और इंडिया और यूरोपियन FTA डेस्क। FTA मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, FTA का मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और E मतलब यूरोप और इंडिया तो है ही, तो इसका डेस्क है। तो समझ गए, भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते क्या किया? व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते, ट्रेड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ठीक है, ट्रेड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ठीक है, इसके के तहत आर्थिक संबंधों को बढ़ाने और निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारत EFTA डेस्क की शुरुआत की गई। क्या? निवेश को बढ़ावा देंगे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट को क्या कर बढ़ावा देने के लिए किया गया है। इन्वेस्ट इंडिया द्वारा स्थापित एक समर्पित निवेश सुविधा तंत्र है। समर्पित निवेश सुविधा तंत्र है जो EFTA देशों के व्यवसायों के लिए भारत में निवेश करने के लिए एकल खिड़की प्रणाली के रूप में कार्य करता है। मतलब इसमें ये जो है ये डेस्क है, जितने भी देश शामिल होंगे, ऐसे तो यूरोपियन देश शामिल होंगे, तो इनको क्या होगा? निवेश करने के लिए एक एकल खिड़की प्रदान किया जाए भारत में। और जो है अगला है, आगे बढ़ते हैं। फिर है उद्देश्य क्या है? व्यापार और आर्थिक समझौते के लक्ष्यों का समर्थन करता है, जिसमें शामिल है 15 वर्षों में $100 बिलियन का FDI। ठीक है, इसमें मतलब क्या मिलेगा? इसका उद्देश्य है कि 15 वर्षों में $100 बिलियन का FDI मतलब प्राप्त करना है। भारत में 10 लाख से अधिक प्रत्यक्ष नौकरियों का सृजन करना है, 10 लाख से अधिक नौकरी सृजन करना। और क्या बोलते हैं, 15 वर्षों में कितना? 100 बिलियन डॉलर, $100 बिलियन को क्या करना है? प्राप्त करना है। और TEPA के अंतर्गत बौद्धिक संपदा अधिकार
प्रतिबद्धता को बढ़ावा देता है। मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत पहलों के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहलों के साथ तालमेल बिठाने और प्रौद्योगिकी सहयोग को मजबूत करना है। मेक आत्मनिर्भर पहलों के साथ तालमेल बैठाएगा, मतलब कि मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर पहलों के साथ तालमेल बैठाकर प्रौद्योगिकी सहयोग को क्या करना है, मजबूत करना है। अगला है भारत एफटीए। भारत एफटीए, ईएफटीए और टीईपीए, मतलब टी मतलब क्या, ट्रेड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ट्रेड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये जो है 25 मार्च 2024 में एक व्यापार मुक्त समझौता पर हस्ताक्षर किए गए। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ जो है के बारे में जान लीजिए पहले। स्टॉकहोम कन्वेंशन 1960 के तहत गठित एक अंतर सरकारी संगठन है। स्टॉकहोम कन्वेंशन किसके तहत, स्टॉकहोम कन्वेंशन के तहत गठित एक अंतर सरकारी संगठन है और सदस्य कौन है, आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड। आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, याद रखिएगा, आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड। भारत और ईएफटीए व्यापार संबंध। यूरोपीय संघ, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन के बाद भारत ईएफटीए का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। किसके बाद सबसे बड़ा कौन है, यूरोपीय संघ, यूरोपीय यूनियन, फिर कौन सा है, यूरोपीय यूनियन है, और उसके बाद कौन है, अमेरिका है, फिर ब्रिटेन है, फिर चीन है, यूरोपीय यूनियन है, फिर यूएसए है, फिर है ब्रिटेन है, यूके कहते बोल देते हैं, और चीन है, चाइना। फिर इस 4 हो गए। फिर 5वां देश कौन, इंडिया है, ठीक है, 5वां देश इंडिया है। और 24 बिलियन इस द्विपक्षीय व्यापार में मात्रा, $24 बिलियन 2023-24 में 18.65 बिलियन डॉलर 22 से 23 से बढ़कर, ठीक है। व्यापार घाटा जो ईएफटी के पक्ष में है। प्रमुख व्यापार साझेदार, स्विट्जरलैंड सबसे बड़ा है, ठीक है, उसके बाद नॉर्वे है। भारत के साथ देखा जाए तो स्विट्जरलैंड सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद है नॉर्वे। आगे बढ़ते हैं। फिर है नारी अदालत कार्यक्रम। नारी अदालत कार्यक्रम है क्या, देख लेते हैं। भारत सरकार द्वारा नारी अदालत कार्यक्रम की पहुंच बढ़ाने के लिए विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित मतलब 28 राज्य और 8 यूटीज से प्रस्ताव मांग रही है। नारी अदालत मिशन की संबल उप योजना के तहत स्थापित एक वैकल्पिक क्या है, विवाद समाधान मंच है। संबल उप योजना के तहत क्या है, वैकल्पिक विवाद समाधान मंच है। मतलब एक विवाद को, कोई विवाद होता है तो उसका समाधान का मंच है ये। कौन सा, एक कार्यक्रम के तहत, ठीक है, संबल के तहत किया गया है। यह ग्राम पंचायत स्तर पर कार्य करता है, ठीक है, ग्राम पंचायत स्तर पर कार्य करता है। ये घरेलू हिंसा, दहेज, बाल हिरासत जैसे विवादों का निपटारा करता है, ठीक है। और ये महिलाओं को सुलभ न्याय प्रदान करने की बातचीत, मध्यस्थता, सुलह पर जोर दिया है। एक ग्रामीण स्तर पर काम करेगा, घरेलू हिंसा जैसे होता है, बाल हिरासत होता है, इन छोटे मोटे जो मामलों का निपटारा करेगा। मतलब महिलाओं को सुलभ न्याय मिल सके, न्याय सुनिश्चित हो सके, इसलिए है ये। और क्या है, ये संरचनात्मक कार्यक्रम है। ये ग्राम पंचायत द्वारा मनोनीत 7 से 11 न्याय सखिया शामिल है। 7 से 11 न्याय सखिया शामिल है। पायलट पहल, ये असम, जम्मू कश्मीर में 50-50 ग्राम पंचायतों में शुरू की गई थी,
ठीक है, पायलट पहल। सदस्य ग्राम पंचायत द्वारा उन्होंने 7 से 11 सखिया होगी, मतलब इनको मतलब 7 से 11 महिलाएं होगी इसके सदस्य जो है, और इनको मतलब न्याय सखिया कहा जाएगा। पायलट पहल असम जम्मू कश्मीर में 50-50 ग्राम पंचायतों शुरू की गई है। भविष्य में विस्तार क्या है, व्यापक क्रियान्वयन के लिए अन्य राज्यों में विस्तार की योजना है। मिशन शक्ति और उनकी उपयोजना, संबल महिला सुरक्षा संरक्षण। अब संबल है क्या, इसके देख लेते हैं। संबल जो है ये आपातकालीन सहायता के लिए वन स्टॉप सेंटर है। ठीक है, आपातकालीन अगर कोई आपात की स्थिति हो जाता है, कोई इमरजेंसी में, वन स्टॉप सेंटर है। तत्काल सहायता के लिए महिला हेल्पलाइन है। लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मतलब ये भी है इसमें। और समुदाय आधारित विवाद समाधान के लिए नारी अदालत है। ठीक है, समर्थ महिला सशक्तिकरण के लिए, मातृत्व लाभ के लिए प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। ठीक है, मातृत्व लाभ के लिए, आश्रय सहायता के लिए पालना शक्ति सदन, सखी निवास, आश्रय सहायता के लिए पालना, बच्चों के लिए पालना पालेंगे। शक्ति सदन में, शक्ति मतलब महिला, सदन मतलब उनका निवास करने का स्थान, सखी सदन। ठीक है, सामाजिक आर्थिक अवसरों को बढ़ाने के लिए महिला सशक्तिकरण का केंद्र है। प्रधानमंत्री मातृत्व योजना, पालना, शक्ति सदन, सखी निवास। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हेल्पलाइन, संबल, वन स्टॉप सेंटर। आगे बढ़ते हैं। सफाई कर्मचारी आयोग। सफाई कर्मचारी आयोग क्या है, राष्ट्रीय कर्मचारी आयोग। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। ठीक है, क्या है, 31 मार्च 2028 करने की मंजूरी दी है। सफाई कर्मचारी, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यक्रम को 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है, जो है 31 मार्च 2028 तक की मंजूरी दे दी गई है। अगला है इसका ही, ये जो है एनसीएसके जो है, एनसीएसके अधिनियम 1993 के तहत 1994 में स्थापित, बाद में 2004 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक गैर संवैधानिक निकाय में परिवर्तित हो गया। सफाई कर्मचारियों कल्याण के लिए नीति और सलाहकार निगरानी निकाय के रूप में कार्य करता है। अध्यक्ष कौन है, ये राज्य मंत्री होते हैं, पद का धारण करता है। उपाध्यक्ष 5 सदस्य, इसमें कम से कम एक महिला प्रतिनिधि शामिल होती है। अधिदेश और कार्य के संदर्भ में देख लेते हैं। ये है नीति सिफारिशें करेगी। ठीक है, मतलब ये सफाई कर्मचारियों के लिए कल्याण और पुनर्वास कार्यक्रमों पर सलाह देना, कार्यान्वयन की निगरानी, मैनुअल स्क्वेंजर्स के रूप में, रोजगार के निषेध अधिनियम 2013 में 13 जैसे कानूनों और योजनाओं की देखरेख करना, शिकायत निवारण, शिकायतों और नीतिगत कमियों की जांच करना, शिविर में होने वाली मौतों के लिए मुआवजा, मृत्यु के लिए 30 लाख रुपए, विकलांगता के लिए 10 से 20 लाख रुपए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार सुनिश्चित करना है। शिविर में होने वाली मौतों के लिए मुआवजा, मतलब शिविर में अगर किसी की मौत हो जाती है उसके लिए मुआवजा है। मृत्यु अगर हो जाती है तो 30 लाख रुपए, विकलांग हो जाता है कोई व्यक्ति तो 10 से 20 लाख रुपए सुप्रीम कोर्ट के फैसले 2023 के अनुसार ये सुनिश्चित करना है। ठीक है, परिचालन पत्तियां, क्षेत्र का दौरा, नीति समीक्षा, स्व प्रेरणा, सफाई कार्रवाई करना और सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करना, इसका कार्य होगा इस मंत्रालय का।
सफाई कर्मचारियों के लिए योजनाएं जो थी, नमस्ते योजना, सेफ्टी टैंक, श्रमिकों की पहचान करना और उनको आयुष्मान भारत के अंतर्गत सुरक्षा प्रशिक्षण, सुरक्षात्मक उपकरण, स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना है। मतलब नमस्ते योजना का उद्देश्य यही था। फिर है राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम। सफाई कर्मचारी उनके परिवारों के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए, ठीक है, रियायती ऋण और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। रियायती ऋण और वित्तीय सहायता प्रदान करता है सफाई कर्मचारी और उनके परिवारों के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त मतलब कि उसका आर्थिक उत्थान करेगा, विकास मतलब उसके सामाजिक उत्थान करेगा। अगला देखते हैं कौन सा टॉपिक है, बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 जो गुजरात के गांधीनगर में पहली बार बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन का आधिकारिक रूप से शुभारंभ किया है। और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है कौशल विकास, उद्यमिता, सदस्य देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करना है। कौशल विकास, उद्यमिता, सदस्य देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग को क्या करना है? मजबूत करना है। कौशल विकास करना है और उद्यमिता और सदस्य देशों के बीच सहयोग को मजबूत करना है। इसका फोकस बिंदु क्या है? तो ये है, थीम है बिम्स्टेक के भीतर आदान प्रदान के लिए युवा एक सेतु के रूप में। बिम्स्टेक के भीतर आदान प्रदान के लिए युवा एक सेतु के रूप में है। इस बात को मान्यता दी गई कि बिम्स्टेक की 1.8 बिलियन आबादी में से 60% से अधिक युवा है। ठीक है, क्या इस बात को मान्यता दी गई कि बिम्स्टेक की 1.8 बिलियन आबादी में से 60% से अधिक युवा है, जो क्षेत्रीय विकास में उनकी भूमिका पर जोर देता है। क्षेत्रीय विकास पे उनकी भूमिका पर जोर देता है। इस बात को मान्यता दी गई कि बिम्स्टेक की 1.8 बिलियन आबादी में से 60 से अधिक युवा है, 60% से अधिक युवा है, जो क्षेत्रीय विकास में उनकी भूमिका पर जोर देता है। 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के भारत के दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला गया। इस यात्रा में युवाओं की भागीदारी पर जोर दिया गया है। मतलब विकसित भारत में युवाओं की भागीदारी पर जोर दिया गया है। और जो है बिम्स्टेक की 1.8 बिलियन आबादी में से 60% से अधिक जो है क्या है? युवा वर्ग है। ठीक है, तो इसलिए क्षेत्रीय विकास में उनकी भूमिका पर जोर दिया गया, क्योंकि उनकी जनसंख्या ज्यादा है। और बिम्स्टेक के भीतर किसका? युवा को एक सेतु के रूप में माना गया। आदान प्रदान महत्वपूर्ण है, पहल है। बिम्स्टेक स्टार्टअप नेटवर्क, बिम्स्टेक स्टार्टअप नेटवर्क है। ठीक है, भारत के नवाचार और उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के नवाचार और उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए एक क्षेत्रीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र प्रस्ताव रखा गया। क्षेत्रीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का प्रस्ताव रखा गया है। बिम्स्टेक के बारे में जान लेते हैं। बिम्स्टेक क्या है? क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल। बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में हुई थी, जिसमें भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, भूटान शामिल है। क्या है? बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक विकास के लिए बंगाल की खाड़ी की स्थापना जो है, मतलब बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में हुई थी, जिसमें भारत, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, भूटान शामिल है। फिर यह है जलवायु कार्रवाई, गरीबी उन्मूलन, सतत विकास, बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में आर्थिक सहयोग पर केंद्रित है। बंगाल की खाड़ी क्षेत्र आर्थिक सहयोग पर केंद्रित है। युवा विकास के लिए भारत की प्रतिबद्धता, स्किल इंडिया मिशन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020।
पीएम इंटर्नशिप योजना, पीएम इंटर्नशिप योजना, ठीक है। 15 मिलियन युवाओं को एआई, रोबोटिक्स, डिजिटल तकनीकों में प्रशिक्षित किया गया है। भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम, इस जिसमें 1,57,000 स्टार्टअप है, जिनमें से लगभग आधे का नेतृत्व महिलाएं द्वारा किया जाता है। स्टार्ट स्टार्ट क्या है? स्टार्ट संस्करण 2, ये है पृथ्वी, पहले पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया है। स्टार्ट हिंद महासागर में खोज और बचाव कार्यों में सुधार के लिए स्टार्ट यानी खोज और बचाव सहायता उपकरण संस्करण 2 की शुरुआत की गई है। खोज और बचाव सहायता, खोज और बचाव सहायता स्टार्ट, ये क्या है? क्षेत्र हिंद महासागर में खोज और बचाव कार्य को सुधार के लिए स्टार्ट संस्करण 2 की शुरुआत की गई है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा। संकटग्रस्त जहाजों, विमानों के लिए एक बेहतर खोज सटीकता, बेहतर ट्रैकिंग होनी चाहिए और प्रतिक्रिया के लिए उन्नत डेटा विजुअलाइजेशन होना चाहिए। उन्नत डेटा विजुअलाइजेशन भविष्य के उन्नयन में सतह की धारा, भविष्य के उन्नयन में सतह की धारा, हवा की भविष्यवाणी में उच्च परिशुद्धता शामिल है। स्टार्ट के बारे में, स्टार्ट खोज और बचाव सहायता उपकरण है। यह एक उपग्रह आधारित संकट चेतावनी प्रणाली है, उपग्रह आधारित है, ठीक है, सैटेलाइट आधारित है और इस संकट चेतावनी देती है, मतलब संकट का चेतावनी देता है, जिसे दूर दराज या उच्च जोखिम वाले समुद्री क्षेत्रों, जहाजों, विमानों और व्यक्तियों के लिए डिजाइन किया गया है। उच्च जोखिम वाले समुद्री क्षेत्रों में जहाजों, विमानों, व्यक्तियों के लिए क्या डिजाइन किया गया है? स्टार्ट को खोज, मतलब खोज करेगा कि भाई कोई चेतावनी, मतलब कोई तो संकट तो नहीं आने वाला, और फिर बचाव कार्यक्रम भी, बचाव में भी सहायता उपकरण है। ये उपग्रह आधारित है, संकट चेतावनी प्रणाली है, जिसे दूर दराज या जोखिम वाले समुद्री क्षेत्रों में जहाजों और विमानों और व्यक्तियों के लिए क्या डिजाइन किया गया है। ये जो है मेक इन इंडिया पहल के हिस्से के रूप में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत ESSO इनकोइस द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा विकसित किया गया है? ESSO इनकोइस, INCOIS इनकोइस पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत किया गया है और इसके द्वारा किया गया है। प्रमुख विशेषता क्या है? अनुकूल योग ट्रैकिंग, नाव, राफ्टों, विमानों, ठीक है। अब ये देख लेते हैं अनुकूल योग ट्रैकिंग, नाव जो हो गया, राफ्टों, विमानों, व्यक्तियों सहित 60 प्रकार की वस्तुओं पर नजर रखता है, मतलब एक साथ सटीक पूर्वानुमान लगाता है। खोज क्षेत्रों का 10 दिनों तक का पूर्वानुमान लगाने के लिए हवा, समुद्री धारा और बहते हुए ब्याहों का उपयोग करता है, ठीक है। जो भी धारा है उसका उपयोग करके, हवा का उपयोग करके 10 दिन पूर्वानुमान लगा देता है, 10 दिन तक का पूर्वानुमान लगा देता है। उपयोगकर्ता अनुकूल जो इंटरफेस है, मछुआरों के लिए इंटरैक्टिंग मानचित्र, ठीक है। ईमेल अलर्ट स्थानीय भाषा में समर्थन प्रदान करता है, मतलब अगर मछुआरों, मतलब तटीय क्षेत्र में मछुआरे रहते हैं तो कुछ आने वाला समुद्री चक्रवात वगैरह आने वाला है, तो इनको पहले ही ईमेल अलर्ट मिल जाएगा और इंटरैक्टिंग मानचित्र के साथ, ठीक है। INCOIS और इसका योगदान क्या है? INCOIS क्या होता है? इंडियन नेशनल भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र। आई से हो गया क्या? इंडियन नेशनल
कम्युनिकेशन, ओशियन, फिर सर्विस। ठीक है। फिर एक अग्रणी सुनामी सेवा प्रदान करता है जिसे यूनेस्को द्वारा मान्यता दी गई है। तो इसको यूनेस्को द्वारा मान्यता दी गई है। किसको? भारतीय राष्ट्रीय सूचना, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, महासागर सूचना सेवा केंद्र। ठीक है। और ये आपदा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। इसको कौन से सम्मानित किया? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 संस्थागत श्रेणी में। गया BH3 ब्लैक होल। गया BH3 ब्लैक होल क्या है आप देखते हैं। ये खगोलविद ने आकाश गंगाओं में अब तक पाए गए सबसे बड़े तारकीय द्रव्यमान वाले ब्लैक होल गया BH3 की पहचान की है, जो एक्विला तारामंडल में स्थित है। ठीक है। आकाशगंगा, खगोलविदों ने आकाशगंगा में अब तक पाए गए सबसे बड़े तारकीय द्रव्यमान वाले ब्लैक होल पाया है, जिसका नाम क्या है रखा गया? गया BH3। गया जो एक्विला तारामंडल में स्थित है। गया BH3 यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने गया टेलीस्कोप द्वारा खोजा या तीसरा ब्लैक होल है। ठीक है। गया टेलीस्कोप द्वारा खोजा गया, इसलिए इसका नाम ही रख दिया गया गया BH3 ब्लैक होल। ठीक है। तीसरा ब्लैक होल है, यूरोपीय एजेंसी है, यूरोप की एजेंसी है। पिछली खोजों में गया BH1 2022 में और गया BH2 2023 में, और 2025 में कौन? गया BH3। 22 में BH1, 23 में BH2 और 25 में BH3। और गया BH3 की विशेषता के बारे में देखते। विशेषता क्या है इसकी? ये है इसका द्रव्यमान जो है सूर्य से 33 गुना है। ठीक है, बहुत बड़ा है। और इसे आकाश गंगा में सबसे विशाल तारकीय द्रव्यमान ब्लैक होल बताना है। ठीक है। तारकीय द्रव्यमान वाले जो ब्लैक होल है तब बनते हैं जब विशाल तारे और आमतौर पर सूर्य के द्रव्यमान से 5 से 10 गुना बड़े गुरुत्वाकर्षण से गुजरते हैं, पतन से गुजरते हैं। शांत ब्लैक होल क्या होता है? सक्रिय ब्लैक होल्स के विपरीत गाइया BH3 अपने आसपास के पदार्थों को नहीं खींचता है और इसमें एक्सरे उत्सर्जन भी नहीं होता है। ठीक है। अधिकांश ब्लैक होल का पता गैस और धूल के छल्लों से निकलने वाली प्रकाश से चलता है। धूल के छल्लों से निकलने वाली प्रकाश से चलता है जो ब्लैक होल में गिरते हैं, लेकिन गया BH3 इसके बारे में कुछ नहीं जानता है। मतलब जो गया BH3 जो है ना, ये सक्रिय ब्लैक होल के विपरीत शांत ब्लैक होल है। ये खींचता उचता कुछ नहीं है। ठीक है। और ना ही एक्सरे उत्सर्जित करता है। अधिकांश ब्लैक होल का पता गैस और धूल के छल्लों से निकलने वाले प्रकाश से पता चलता है जो ब्लैक होल में गिरते हैं, लेकिन गया ब्लैक होल BH3 जो है इसके बारे में कुछ नहीं जानता है। महत्वपूर्ण जो महत्व है, वैज्ञानिक जो महत्व है क्या है इसकी? वर्ष 2020 तक का भौतिक का नोबेल पुरस्कार आइंस्टाइन के सापेक्षता के सिद्धांत के रूप में प्रमुख पहलू के रूप में ब्लैक होल निर्माण की पुष्टि के लिए दिया गया था। 2020 का भौतिकी नोबेल पुरस्कार आइंस्टाइन के सापेक्षता के सिद्धांत के लिए प्रमुख पहलू के रूप में ब्लैक होल निर्माण की पुष्टि के लिए दिया गया था। आकाशगंगा के केंद्र में अति विशाल सघन पिंडों की खोज ब्लैक होल भौतिकी के बारे में जानकारी मिलती है। अब देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। बहुत कम दूरी वायु रक्षा प्रणाली। बहुत कम दूरी वायु रक्षा प्रणाली। रक्षा अनुसंधान
विकास संगठन डीआरडीओ ने ओडिशा तट से दूर कम दूरी वाली वायु रक्षा प्रणाली के लगातार 3 उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किए हैं। 3 उड़ान किए हैं सफलतापूर्वक। इसमें है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। वेरी SOH का मतलब शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम एक मानव पोर्टेबल, क्या है, मानव पोर्टेबल मिसाइल प्रणाली है जिसे रिसर्च सेंटर इमारत RCI रिसर्च सेंटर इमारत और अन्य डीआरडीओ परियोजनाओं के सहयोग से विकसित किया गया है। यह एक हल्का है, इसे उच्च गति और सटीकता के साथ कम ऊंचाई वाले हवाई खतरों का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया। कम ऊंचाई वाले हवाई खतरों के लिए डिजाइन किया गया। क्या, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल किसने किया है? ये है उड़ीसा के तट पर हुआ है, लगातार 3 उड़ान किया है। विशेषता क्या है? ये रेंज जो है 8 किलोमीटर दूर के लक्ष्य को भेजने में सक्षम है और यह 4.5 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर पड़ने वाली खतरों को बेअसर करता है। बेअसर ड्रोन जो है, हेलीकॉप्टर और कम उड़ान वाले विमानों के खिलाफ प्रभावी है। तीनों विमानों के लिए अनुकूलता सेना और नौसेना वायु सेना का उपयोग करके डिजाइन किया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? एक्सक्यूज मी, हाँ, उन्नत प्रौद्योगिकी लघुकृत प्रतिक्रिया नियंत्रण प्रणाली। लघुकृत प्रतिक्रिया नियंत्रण प्रणाली ये क्या है? लघुकृत नियंत्रण प्रणाली, प्रतिक्रिया नियंत्रण प्रणाली मिसाइल की गतिशीलता और दृष्टिकोण नियंत्रण को बढ़ाता है। एवियोनिक्स सटीक लक्ष्य निर्धारण के लिए सटीक मार्गदर्शन, नियंत्रण, नेविगेशन, सुरक्षा करता है। उच्च गति लक्ष्य निर्धारण उभरते हवाई खतरों के लिए तेजी से प्रतिक्रिया करने में सक्षम है। ठीक है, हवाई खतरों के लिए। सामरिक महत्व युद्ध के मैदान में हवाई रक्षा प्रदान करता है। आधुनिक युद्ध में तेजी से इस्तेमाल किए जाने वाले ड्रोन घूमते हुए हथियारों का मुकाबला करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को क्या करता है? मजबूत करता है और राष्ट्रीय सुरक्षा को क्या करता है? बढ़ाता है। अगला है ग्रामीण क्रेडिट स्कोर। ग्रामीण क्रेडिट स्कोर है क्या, ये देख लेते हैं। ग्रामीण क्रेडिट स्कोर केंद्रीय बजट 2025-26 में स्वयं सहायता समूहों SHG जो है SHG समूह है, ग्रामीण आबादी के ऋण आवश्यकताओं का समर्थन करने के लिए ग्रामीण क्रेडिट स्कोर ढांचा लॉन्च किया है। ग्रामीण क्रेडिट स्कोर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तियों के ऋण योजनाओं का आकलन करने के लिए विकास किया गया है। ऋण योजनाओं का आकलन करने के लिए विकास किया गया है, इसका विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? ऋण सुलभता में सुधार करना, पुनर्भुगतान अनुशासन को प्रोत्साहित करना है और धोखाधड़ी को क्या करना है? कम करना है। मतलब जो है ये ग्रामीण क्रेडिट स्कोर जो है ये लॉन्च किया गया है ग्रामीण आबादी के ऋण आवश्यकताओं का समर्थन के लिए। ठीक है, जो स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण आबादी की ऋण सहायता को क्या करना है? ऋण आवश्यकता को मतलब समर्थन करने के लिए ग्रामीण क्रेडिट स्कोर ये क्या करेगा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा, सार्वजनिक क्षेत्र पब्लिक सेक्टर के जो बैंक है उस द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्तियों को ऋण योग्यता आकलन करने के लिए विकसित किया गया है। ऋण योग्यता कितना मतलब ऋण ले सकेंगे कितना। ठीक है, उद्देश्य है ऋण सुलभता में सुधार करना, मतलब आसानी से ऋण मिल जाए। पुनर्भुगतान अनुशासन को प्रोत्साहित देना कि मतलब कि भुगतान जो है मतलब कि वापस से
कि जो किसान है चाहे ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति है वो अपना भुगतान करे, उसके अनुशासन को बढ़ाना है, प्रोत्साहित करना है, और क्या धोखाधड़ी जो होता है उसको कम करना है। इसका प्रभाव और लाभ क्या होगा? प्रभाव लाभ में देखें तो इसका होगा माइक्रो फाइनेंस। माइक्रो फाइनेंस को मजबूत करता है, वित्तीय समावेशन को बढ़ाता है। ऑब्वियसली माइक्रो फाइनेंस को मजबूत करेगा, छोटे स्तर पर जो वित्त प्रबंधन को क्या करेगा, मजबूत करेगा, और वित्तीय समावेशन मतलब कि सबको वित्त का अच्छा सुलभ मिल जाए, सुलभता मिलेगी वित्त मतलब ऋण। कृषि ग्रामीण विकास एमएसएमई जैसे प्रमुख उद्योगों का समर्थन करता है। कृषि को भी ऋण मिल जाएगा, ग्रामीण विकास के लिए अच्छा है। एमएसएमई इनके लिए भी क्या है, बहुत अच्छा है। सिबिल और सीआरआईएफ हाई मार्क जैसी मौजूद क्रेडिट स्कोरिंग प्रणालियों के साथ काम करता है। संपत्ति आधारित ऋण देने की सुविधा के लिए स्वामित्व योजना के साथ एकीकृत है। स्वामित्व योजना क्या है कि मतलब सभी ग्रामीण स्तर पर जितने भी विलेज हैं और जितने भी घर है उनको एक डिजिटली दस्तावेज पर प्रोवाइड करना कि आपके पास कितना जमीन है, ठीक है, जैसे कि किस मतलब उसका डिजिटली उपलब्ध रहेगा, तो ये हो जाएगा कि संपत्ति आधारित ऋण देने की सुविधा हो जाएगी कि मतलब लोगों को इसको स्वामित्व योजना के तहत इसको भी क्या कर दें, जोड़ देंगे, तो सरकार को सुविधा हो जाएगी कि वो संपत्ति आधारित ऋण को आसानी से उपलब्ध करा सके। फिर उनको ज़्यादा कागजात का जो है ना झेलना नहीं पड़ेगा, आसानी से ऋण मिल जाएंगे संपत्ति को देखकर। भारत डाक रूपांतरण जो है केंद्रीय बजट 2025 में भारतीय डाक को एक प्रमुख सार्वजनिक रसद नेटवर्क के बदलने का प्रयास किया। सार्वजनिक रसद नेटवर्क में बदलने का प्रयास है। ग्रामीण सेवाओं में बेहतर बनाने के लिए 1.5 लाख डाकघरों और 2.4 लाख डाक सेवकों का उपयोग किया जाएगा। कितना? 1.5 लाख डाकघरों और 2.4 लाख डाकघरों सेवाओं का उपयोग किया जाएगा। और सहकारिता को कैसे मजबूत करेगा? राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को 500 करोड़ रुपए का अनुदान मिलेगा। सहकारी चीनी मिलों को समर्थन देने और सहकारी क्षेत्र में ऋण देने की बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। कर्नाटक मतलब इससे सरकार सहकारिता को भी मिलेगा। मतलब 5-6 लोग हैं, एक चीज मतलब कोई भी चीज स्टार्ट करते, कोई बिजनेस, उसमें और लोग शामिल हो जाते हैं, तो ये क्या होता है, सहकारी हो जाता है, एक साझा हित होता है उनका एक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक ने सम्मान पूर्वक मरने के अधिकार को मंजूरी दी। कर्नाटक ने, ठीक है, कर्नाटक ने सम्मानजनक मृत्यु के अनुरोध पर कार्रवाई करने के लिए अस्पतालों में मेडिकल बोर्ड की स्थापना को मंजूरी दी है। मतलब कि अब पहले जीवन जीने का स्वतंत्रता था, ठीक है, मतलब जीने का आजादी था, लेकिन सम्मान पूर्वक मरने का भी इन्होंने क्या समर्थन किया है। कर्नाटक में अनुरोधों पर के लिखा है, कर्नाटक ने सम्मानजनक मृत्यु के अनुरोधों पर कार्रवाई करने के लिए अस्पतालों में मेडिकल बोर्ड की स्थापना को मंजूरी दी है, ठीक है। कॉमन कॉज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसले ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की कानूनी वैधता को बरकरार रखा। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि कौन सा मैं बोला था, कॉमन कॉज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु जो है कानूनी वैधता को बरकरार रखा। मतलब कानूनी मतलब निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, कोई इंसान जो है ना मतलब बहुत ही जी नहीं सकता और बहुत ही शिथिल पड़ा हुआ है, तो वो उनको मतलब कि इच्छा मृत्यु का भी अधिकार है, लेकिन ध्यान रहे कि आत्महत्या का अधिकार नहीं है। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु में जीवन रक्षक
उपचार, जीवन रक्षक उपचार को रोकना या वापस लेना शामिल है। इसमें प्राकृतिक मृत्यु हो जाती है। ठीक है। 2023 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने 2000 अनुच्छेद 21 के तहत सम्मान के साथ मरने के अधिकार की पुष्टि की और निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाया है। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु जो है ना, सम्मान के साथ मरने का अधिकार देता है अनुच्छेद 21। ठीक है, सम्मान के साथ जीवन जीने का भी, सम्मान के साथ मरने का भी। तो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश 2023, जीवन निर्वाह चिकित्सा की वापसी। जीवन निर्वाह चिकित्सा की वापसी मतलब जीवन निर्वाह चिकित्सा की वापसी। चिकित्सा नहीं दिया जाएगा तो इंसान का प्राकृतिक रूप से मृत्यु होगी। जीवन निर्वाह चिकित्सा वापसी जो है, अनुरोधों में चिकित्सा बोर्डों द्वारा समीक्षा आवश्यक है। ठीक है। प्राथमिक द्वितीयक बोर्ड मरीज की जीवन इच्छा के आधार पर मामलों का मूल्यांकन किया जाएगा। मतलब प्राथमिक और द्वितीयक चिकित्सा बोर्ड जो है, मतलब चिकित्सा बोर्ड एक बना जाएगा। ये डिफाइन ये करेगा ना कि कौन सा जो द्वितीय श्रेणी से मरा है इंसान व्यक्ति या प्रथम श्रेणी से, मतलब इन सब का ये सारी चीजें वो मतलब उसका समीक्षा करेगा। जीवित मरीज की जीवित इच्छा के आधार पर मामलों का मूल्यांकन करते हैं। लिविंग विल एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव AMD, जीवित वसीयत व्यक्ति को जीवन के अंत में उपचार संबंधी प्राथमिकताओं को दस्तावेजित करने की अनुमति देती है। जीवित वसीयत व्यक्ति को जीवन के अंत में उपचार संबंधी प्राथमिकताओं को दस्तावेजित करने की अनुमति देती है, जिससे चिकित्सा निर्णयों में गरिमा सुनिश्चित की जा सके। ठीक है। जीवित वसीयत, ठीक है, जीवित वसीयत व्यक्ति को जीवन के अंत में उपचार संबंधी प्राथमिकताओं को दस्तावेजित करने की अनुमति देती है। इस प्रक्रिया में निम्नलिखित शामिल है। इसमें यह है कि उपचार करने वाले डॉक्टर, 2 मेडिकल बोर्ड, प्रत्येक में 3 चिकित्सक का अनुमोदन है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा नामित चिकित्सक अनुरोध का सत्यापन करता है और निकटतम रिश्तेदार की सहमति और प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट का अनुमोदन मतलब आवश्यक है इसमें। ठीक है, 3 शर्तें हैं इसमें। फिर है उन्नत चिकित्सा निर्देश का निष्पादन AMD को चाहिए। क्या चाहिए? एक AMD को चाहिए स्वस्थ मस्तिष्क वाले वयस्कों द्वारा निष्पादित किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य देखभाल संबंधी निर्णयों के लिए कम से कम 2 प्रतिनिधि नियुक्त करें और डिजिटल रूप में कागज या दर्ज किए गए स्वास्थ्य रिकॉर्ड में रखा जाए। ठीक है। और यह अगला है गिलियन बैरे सिंड्रोम और BBE। क्या है ये गिलियन बैरो सिंड्रोम क्या है? और कौन सा राष्ट्रीय वाला कितना रह गया अब? और कितना रह गया? शायद आगे बढ़ नहीं रहा, पता नहीं। 20 पेज है। 20, 21 पेज खत्म होता है और फिर उसके बाद आएगा राज्य आधारित करंट अफेयर। तो इसको हम दूसरे मतलब ये वीडियो में कंप्लीट करेंगे। पढ़ते हैं हम सिंड्रोम जो है गैलियन बैरे सिंड्रोम होता क्या है? BBE पुणे में बीकर स्टाफ ब्रेनस्टेम इंसेफेलाइटिस। ठीक है, इसका BBE का फुल फॉर्म है बीकर स्टाफ ब्रेनस्टेम इंसेफेलाइटिस का मामला सामने आया, जो गिलियन बैरे सिंड्रोम का एक दुर्लभ प्रकार है।
अब गिलियन बैरे सिंड्रोम होता क्या है देखते हैं। यह एक दुर्लभ तंत्रिका संबंधी विकार है, ठीक है, तंत्रिका। इसमें प्रतिरक्षा प्रणाली परिधीय तंत्रिका तंत्र पर हमला करता है, ठीक है। प्रतिरक्षा प्रणाली जो है परिधीय तंत्रिका तंत्र पर हमला करता है, जिससे मांसपेशियों की गति और संवेदनशील कार्य प्रभावित होती है, कि मतलब कोई भी सेंसेशन नहीं होगा बॉडी में और मांसपेशियों की गति को प्रभावित करेगा। तो इसका क्या होगा, हल्की कमजोरी से लेकर गंभीर पक्षाघात तक हो सकता है। इसमें कभी कभी सांस लेने में कठिनाई हो सकती है, ठीक है। हल्की कमजोरी हो लगेगी या पक्षाघात तक मतलब हो सकता है, जैसे कि कोई भी ब्रेन हेमरेज हो गया, किसी बॉडी का किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है। इसमें कभी कभी सांस लेने में कठिनाई हो सकती है। प्रायः संक्रमण टीकाकरण सर्जरी के कारण होता है, ठीक है। संक्रमण जो है प्रायः संक्रमण टीकाकरण और सर्जरी के कारण होता है। अब बीबीए जो क्या है, पुणे में है, बीकरस्टॉफ ब्रेनस्टेम इंसेफ्लाइटिस, बीकरस्टॉफ ब्रेनस्टेम और इंसेफ्लाइटिस जो है मामला सामने आया, जो गिलियन बैरे सिंड्रोम का एक दुर्लभ प्रकार है। जान लिए कि ये क्या है, ये एक प्रतिरक्षा तंत्र प्रणाली परिधीय तंत्र पर हमला कर देती है, जिससे कि मांसपेशियों की गति और संवेदनशील कार्य क्या होता है, प्रभावित होता है। मतलब कि सेंसेशन नहीं कर पाता, अगर हम छुएंगे किसी चीज को पता ही नहीं चलेगा हमें, ठीक है। इसका कोई इलाज नहीं है, पहली बात। इसका उपचार का देखा जाए, इसका कोई इलाज नहीं है, और लेकिन स्वस्थ रक्तदान से प्राप्त अंश सीरा इम्यूनोग्लोबिन से रिकवरी में सहायता मिल सकती है। मतलब इमोग्लोबिन अगर ट्रांसफर कर दिया जाए बॉडी में जिसको बीमारी है, तो शायद रिकवरी हो सकती है। बीकरस्टॉफ ब्रेनस्टेम इंसेफ्लाइटिस क्या है, बीबीई विवरण, एक दुर्लभ और तेजी से बढ़ने वाला संक्रामक पश्चात तंत्रिका संबंधी विकार है, जो मस्तिष्क स्वस्थ में सूजन पैदा करता है, ठीक है। क्या करते हैं, एक दुर्लभ तेजी से बढ़ने वाला संक्रामक है पश्चात तंत्रिका प्रणाली विकार, जो मस्तिष्क स्तंभ में सूजन पैदा करता है। इसका लक्षण क्या है, प्रायः हल्के श्वास दस्त संबंधी संक्रमण के बाद होते इसमें शामिल है, जैसे ऑक्सटेशिया, मांसपेशियों पर नियंत्रण की हानि, मतलब आपको मांसपेशियों पर आपका नियंत्रण ही नहीं रहेगा, ऑक्सटेशिया होगा। ऑस्थाल्मोलेसिया, ऑस्थाल्मोलेसिया जो आंख की मांसपेशियों का पक्षाघात है, मतलब कि आंख में जैसे पक्षाघात हाथ में हो जाए तो हाथ नहीं काम करेगा, वैसे ही आंख में मांसपेशियों का पक्षाघात हो जाएगा। ये ऑफ्थाल्मोप्लेजिया, ऑफ्थाल्मोप्लेजिया, ऑफ्थाल्मोप्लेजिया याद रखिएगा, बहुत ही कठिन नाम है। ऑक्सटेशिया, ऑफ्थाल्मोप्लेजिया क्या होता है ये पूछ लेगा। ऑक्सटेशिया क्या होता है, मांसपेशियों पर नियंत्रण की हानि। ऑफ्थाल्मोप्लेजिया क्या होता है, आंख की मांसपेशियों का पक्षाघात, अंग दुर्लभता हो जाता है, मतलब अंग जो है दुर्लभ हो जाएगा। उपचार क्या है, आईवीआई थेरेपी है, आईवीआईजी थेरेपी का उपयोग करके आमतौर पर रिकवरी के लिए काम के लिए किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, जीन बनाम बीबीई, जीबीएस बनाम बीबीई। जीबीएस जो है परिधीय तंत्रिका तंत्र जो हमने बताया था को प्रभावित करता है, ठीक है, जबकि जो बीबीए जो तंत्रिका तंत्र को क्या प्रभावित करता है, ठीक है। और बीबीए जो है स्वप्रतिरक्षी प्रतिक्रिया है जो संक्रमण के कारण उत्पन्न होती है, जबकि जीबीए को टीकाकरण और सर्जरी से भी थोड़ा जोड़ा जा सकता है, ठीक है। सावधानी क्या, फ्लू टीकाकरण अच्छी स्वच्छता संक्रमण को जोखिम को कम करने में मदद कर सकती है। कमजोरी, शून्यता या तंत्रिका संबंधी लक्षणों के लिए तत्काल चिकित्सा पर ध्यान देना जरूरी होगा। एक्सियोम मिशन अब पढ़ेंगे। एक्सियोम मिशन क्या है, संचालन करने वाले प्रथम भारतीय, एक्सियोम मिशन प्रथम भारतीय बने हैं।
भारतीय वायु रक्षा सेना ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, ग्रुप कैप्टन कौन है? शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक निजी मिशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री के रूप में इतिहास बनाने के लिए तैयार है। मतलब निजी मिशन है एक्सियोम, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए। फिर है एक्सियोम मिशन 4, ये है क्या देखते हैं। एक्सियोम मिशन जो है ये है नासा इसरो एक्सियोम स्पेस का एक संयुक्त मिशन है, ठीक है, जो अंतरिक्ष अन्वेषण में एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को दर्शाता है। क्या? अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को दर्शाता है। एक्सियोम मिशन जो है 4 जो इसरो का है, नासा इसरो एक्सियोम स्पेस का एक संयुक्त मिशन है, ठीक है, नासा और इसरो का, जो अंतरिक्ष अन्वेषण में एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को दर्शाता है। यह मिशन जो है फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर स्पेसएक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान के माध्यम से प्रक्षेपित किया गया। ड्रैगन स्पेसएक्स का क्या होना? ड्रैगन अंतरिक्ष है, ड्रैगन अंतरिक्ष। और भारत, पोलैंड, हंगरी के अंतरिक्ष यात्री इसमें भाग लेंगे। भारत, पोलैंड और हंगरी। इससे यह 40 वर्षों में पहली ऐसी साझेदारी होगी। प्रमुख अंतरिक्ष यात्री है पैगी जो विटसन नासा एक मिशन का नेतृत्व करेगी। शुभांशु शुक्ला मिशन पायलट के रूप में कार्य करेंगे, ठीक है। यह भारत के गगनयान कार्यक्रम के लिए अंतरिक्ष यात्री भी है। मिशन का उद्देश्य क्या है? मिशन का उद्देश्य देखते हैं। अंतरिक्ष स्टेशन जो है, अंतरिक्ष स्टेशन पर 14 दिन का प्रवास होगा, ठीक, 14 दिन रहेंगे। आसान इसरो के सहयोग से वैज्ञानिक अनुसंधान, शैक्षणिक और आउटरीच और वाणिज्यिक गतिविधियां संचालित करना है। ये वैज्ञानिक अनुसंधान होगा, शैक्षणिक आउटरीच अध्ययन के दृष्टिकोण से, और वाणिज्यिक मतलब कि अंतरिक्ष में मिनरल्स वगैरह ऐसा अगर है तो इन सब गतिविधियों के संचालित करना है। वाणिज्यिक गतिविधियां जैसे कि स्पेस स्टेशन बनाना वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें, पर्यटन वगैरह। भारत की अंतरिक्ष विरासत के देखा जाए तो है राकेश शर्मा, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे, जिन्होंने 1984 ईस्वी में सोवियत इंटर कोस्मोस कार्यक्रम के तहत सोयूज T-11 पर उड़ान भरी थी। कौन? राकेश शर्मा ने। और यह X4 मानव अंतरिक्ष में भारत की बढ़ती भूमिका का एक नया अध्याय जोड़ता है। भारत में टोकनीकरण क्या है? भारत में टोकनीकरण पढ़ेंगे। कार्ड टोकनाइजेशन भारत में एक प्रमुख तकनीक प्रगति है जो डिजिटल भुगतान में सुरक्षा में सुधार और ग्राहक सुविधा को बढ़ाती है। और डिजिटल भुगतान करते हैं उसमें सुरक्षा और सुधार ग्राहक सुविधा को क्या करें? बढ़ाता है। फिर अपनाना और विकास। दिसंबर 2024 में 91 करोड़ से अधिक टोकन जारी किए जा चुके हैं, जिससे वास्तविक कार्ड विवरण उजागर किए गए हैं। लगभग 98% ई कॉमर्स लेनदेन सुरक्षित हो गए हैं। 98% ई कॉमर्स लेनदेन सुरक्षित हो गए हैं। इससे डेटा उल्लंघन, वित्तीय धोखाधड़ी का जोखिम काफी कम हो गया है, ठीक है। इसमें डेटा उल्लंघन, वित्तीय धोखाधड़ी का जोखिम कम हो गया है। टोकनाइजेशन क्या है? ये टोकनीकरण जो संवेदनशील कार्ड विवरणों का एक अद्वितीय टोकन से प्रतिस्थापित करता है, इससे सुरक्षित लेनदेन सुनिश्चित होता है, ठीक है। संवेदनशील कार्ड विवरणों को एक अद्वितीय टोकन से प्रतिस्थापित करता है, जो ठीक है, कार्ड विवरणों को क्या करता है? टोकन से, मतलब कि टोकन की जगह लेता है, जिससे कि सुरक्षित लेनदेन सुनिश्चित होगा, ठीक है। टोकनाइजेशन के प्रकार क्या हो सकता है, ये देख लेते हैं हम। डिवाइस टोकनाइजेशन किसी विशिष्ट डिवाइस या मोबाइल, स्मार्ट वॉच के लिए अद्वितीय है।
फिर ये कार्ड लोन फाइल टोकनीकरण, बार बार किए जाने वाले लेन देन के लिए एक विशिष्ट व्यापारी के लिए अद्वितीय है। सुरक्षा लाभ क्या है? व्यापारियों को कार्ड विवरण संग्रहित करने से रोकता है। इससे साइबर खतरों में सुरक्षा जोखिम को कम किया जा सकता है। ठीक है। लेन देन सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए सिस्टम उल्लंघन के मामले में ग्राहक डेटा की सुरक्षा करता है। भविष्य के विस्तार, संपर्क रहित भुगतान, आवर्ती लेन देन, यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड भुगतान तक विस्तार की उम्मीद है। नियामक ढांचा देखा जाए तो है अक्टूबर 2022 में आरबीआई ने आदेश दिया कि व्यापारी और भुगतान प्रोसेसर कार्ड डेटा संग्रहित करना बंद कर दे, जिससे सुरक्षित डिजिटल लेन देन के टोकनाइजेशन अनिवार्य हो सके। आरबीआई ने आदेश दिया कि व्यापारी और भुगतान प्रोसेसर कार्ड डेटा संग्रहित करना बंद कर दे, जिससे क्या हो जाए, डिजिटल लेन देन के टोकनाइजेशन अनिवार्य हो गया। अगला है जमा बीमा क्या है। जमा बीमा के बारे में डिस्कस करेंगे। केंद्र सरकार जमा बीमा कवर को मौजूदा 5 लाख रुपए की सीमा से आगे बढ़ाने पर विचार कर रही है, जैसा कि वित्तीय सेवा सचिव ने पुष्टि की है। जमा बीमा है क्या? जमा बीमा बैंक के विफल होने पर आरबीआई द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को सामना करने की स्थिति में जमाकर्ता की सुरक्षा करता है। ठीक है। जमा बीमा है, वह बैंक के विफल हो जाता है, बैंक कुछ भी करप्ट हो जाता है, तो आरबीआई द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का सामना करने की स्थितियों में जमाकर्ता की सुरक्षा करता है। मतलब हम पैसा जमा कर रहे हैं, ठीक है, किसी बैंक में जमा कर रहे हैं, अब बैंक जो है वो घाटा में चला गया, बैंक करप्ट हो गया, तो इस सिचुएशन में मतलब जो वो जमा करता है उनकी हितों को सुरक्षा करने के लिए आरबीआई द्वारा लगाया गया प्रतिबंध है बैंक पर। ठीक है। यह एक निर्दिष्ट सीमा तक मुआवजा सुनिश्चित करता है, मुआवजा मिलेगा भले ही बैंक धन वापस न कर सके। आरबीआई की एक सहायक कंपनी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। ठीक है। आरबीआई की एक सहायक कंपनी जो है डिपॉजिट इंश्योरेंस, डिपॉजिट करते उसका इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन यह कवरेज प्रदान करता है। और कवर जमा जो हो क्या होता है? कवर जमा जो है यह बचत खाते सावधि जमा एएफडी और आवर्ती जमा आरडी और चालू खाते मूल्यधन और ब्याज सहित। ठीक है। एक कवर जमा होता है, बचत खाते, समाधि जमा और आवर्ती जमा, चालू खाते। बहिष्कार दायरे क्या है? दायरे के बाहर क्या है? विदेशी सरकारों, केंद्र राज्य सरकारों, अंतर बैंक जमाओं और प्राथमिक सहकारी समितियों की जमा राशियां इसके अंतर्गत नहीं शामिल है। अगर विदेशी सरकार द्वारा जमा की गई है या केंद्र सरकार या राज्य सरकार या अंतर बैंक जमाओ या प्राथमिक सहकारी समितियों द्वारा की गई है तो इसके अंदर शामिल नहीं है। भारत में जमा बीमा का विकास जो है 1962 से देखा जाता है। 1962 से भारत एशिया में प्रति जमाकर्ता 1500 रुपए के कवरेज के साथ जमा बीमा निगम शुरू करने का पहला देश है। मतलब भारत जो है एशिया में प्रति जमाकर्ता 1500 रुपए के कवरेज के साथ जमा बीमा निगम शुरू करने वाला पहला देश है। ठीक है। 1862 में। फिर है 1978 में 1962 था सॉरी, और 1978 में क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन के साथ विलय कर या DICGC का गठन किया गया। DICGC का गठन किया गया क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन के साथ विलय कर। और 1993 में जमा बीमा कवर जो है कितना 1 लाख कर दिया गया बढ़ाकर। 2020 में PMC बैंक
संकट के बाद सीमा बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई और 2021 में बैंक प्रतिबंधों के 90 दिनों के भीतर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कानून में संशोधन किया गया। और DICGC क्या होता है, इसके कार्य क्या है? तो 1961 ईस्वी में DICGC अधिनियम 1961 के तहत RBI की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के रूप में स्थापित वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, भारत में विदेशी बैंकों और सहकारी बैंकों को कवर करता है। ये जो है बैंक बीमा प्रीमियम का भुगतान करते हैं, जमाकर्ता से कोई शुल्क नहीं लिया जाता। बैंक विफल होने की स्थिति में 90 दिनों के भीतर जमाकर्ताओं का समय पर मुआवजा सुनिश्चित है। समय पर मुआवजा क्या है? सुनिश्चित है। फिर है पे आउट टाइमलाइन क्या है? मतलब ये 45 दिनों के भीतर बैंक बीमाकृत जमाकर्ताओं की सूची DICGC को प्रस्तुत करता है। ठीक है, 45 दिनों के भीतर। फिर है 90 दिनों के भीतर जो है DICGC प्रक्रिया करता है और बीमा राशि 5 लाख तक का भुगतान करता है। यदि बैंक का परिसमापन हो जाता है तो DICGC जो है बैंक परिसमापक से दावे प्राप्त करने के 2 महीने के भीतर भुगतान जारी कर देता है। जब RBI निकासी पर प्रतिबंध लगाता है तो जमाकर्ता अपनी बीमाकृत जमा राशि का दावा कर सकते हैं। बीमाकृत जमा राशि का अपना दावा कर सकते हैं। ठीक है, यहीं पे क्लास समाप्त करते हैं, वाइंड अप करते हैं। और आगे का जो है ये राज्य आधारित करंट अफेयर है, इसको भी हम कवर कर लेंगे। देखा जाए तो कितना हो गया, बहुत सारा, अभी 25 तक है। ठीक है, 25 तक का पेज है, राज्य आधारित है। उसके बाद है राष्ट्रीय घटनाक्रम है, ये भी होगा, कुछ पेज होंगे। चलिए अब इसी से बाइंड अप करते हैं क्लास, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद। Thank you so much for watching this video.